ठीक है। तो हडूप इकोसिस्टम कल मैंने बताया था। एक चीज जो मैंने बताना भूल गया था यार, से चालू करना। अच्छा चलो ठीक है, आर्किटेक्चर बता रहा था ना मैं कल। ठीक है। तो एक चीज मैं कल पहले इंट्रो, इसका पहले रिकैप, क्विक रिकैप कर दूं कि क्या 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 मैंने बताया था कल। ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये हडूप किसको बोलते हैं, हडूप है क्या। ठीक है। इसको मैं आज फिर एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। ठीक है। आज मैं इसको एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। तो तो हमारा जो हडूप है वो एक वो एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स बिग डेटा बिग डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है। प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क। ठीक है। ये हमारा बिग डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। ये किसके ऊपर बना है, ये जावा के ऊपर बना है। हडूप जो है हमारा जावा के ऊपर बना है। ठीक है। ये कैसा सिस्टम है, तो ये जो होता है, ये हमारा जो हडूप है, ठीक है, ये लिनक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कुछ जो कल छूट गए थे वो मैं आज बता रहा हूँ। लिनक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि वैसे तो ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर जाएगा। ठीक है। विंडोज पे भी इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन ये प्रेफर है, ऐसा इसको बनाया गया है कि ये लिनक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। जैसे उबंटू हो गया, है ना, उबंटू हो गया, लिनक्स हो गया, है ना, रेड हैट हो गया। ठीक है। इन सब, ये सब लिनक्स के फ्लेवर पर ये बहुत अच्छा काम करता है। सेंटोस हो गया। ठीक है। इन सब फ्लेवर पर ये अच्छा काम करता है। तो हडूप जो है हमारा लिनक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब कि लिनक्स वाले सिस्टम पर ये अच्छे तरीके से रन करेगा विदाउट एनी इशू। ठीक है। और ये हमारा एक बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। बिग डेटा प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क में भी स्टोरेज और प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है। और ये किसके ऊपर बना है, जावा के ऊपर बना है। ठीक है। अब थोड़ा और इसमें जो एक पॉइंट कल छूट गया था वो मैं बताता हूँ। हडूप जो होता है वो आपके सिस्टम का ही मेमोरी यूज करता है। ठीक है। जैसे आप सिंगल नोड क्लस्टर बना रहे हो ना, मैं आपको सिंगल नोड क्लस्टर के फॉर्म में बता रहा हूँ। ठीक है। जैसे ये आपका लैपटॉप है, ठीक है, विंडोज लैपटॉप है आपका। ठीक है। तो विंडोज लैपटॉप पे क्या करता है, हडूप हडूप जो है वो मेमोरी एक्वायर करता है। ठीक है। मान लो कि आपका आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, 250 GB का। ठीक है, या 500 GB का। आपका आपका ये SSD लगा हुआ है 500 GB का। तो ये हडूप जो है इस पर तकरीबन 40 या 50 GB का, 40 GB का आपका स्पेस आपने जितना असाइन किया वो उतना लेकर ये बैठ जाएगा। ठीक है। और इसी के अंडर में आपकी जो प्रोसेसिंग होगी वो चलेगी। ठीक है। ये सारे सिस्टम है, ये ओरेकल में भी है, माई सिक्वल में भी ऐसा ही काम होता है। ठीक है। आपके सिस्टम पर जगह ले लेगा और उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग चालू होगी। इसको बोलते हैं लोकल लोकल सिस्टम। और ये अपना हो गया हडूप का इकोसिस्टम, हडूप सिस्टम। ठीक है। ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है हडूप। और ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन बेस्ट काम किस पर करेगा, लिनक्स लाइक पर। लिनक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये बेस्ट काम करता है। ठीक है। ये हडूप जो है 2006 में पहली बार इसको बनाया था याहू के एक इंजीनियर ने। ठीक है। उसका नाम था डग कटिंग, DOUGH, डॉग कटिंग, शायद डॉग कटिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग, बट ये जो था वो याहू का इंजीनियर था। डॉग कटिंग ने हडूप
इसने इसने हडूप का नाम इसलिए रखा था, ये हडूप एक हाथी का बच्चा होता है, ठीक है, हाथी के बच्चे को हडूप बोलते हैं, ठीक है। तो ये हडूप एक खिलौना था, ये अपने बच्चा इसका खेल रहा था, तो इसके दिमाग में ये प्रोग्रामिंग कर रहा था, तो इसके दिमाग में आया कि चलो इसका नाम हडूप ही रख देते हैं। तो ये हडूप नाम तभी से इसका पड़ गया हडूप, ठीक है। इससे पहले इससे पहले हडूप से पहले 2003 में इसको इसी कॉन्सेप्ट को, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, है ना, और प्लस स्टोरेज, ठीक है। इसका इसका कॉन्सेप्ट ये जो था, ये जो सेम कॉन्सेप्ट जो हडूप यूज कर रहा है बिग डेटा वाला, 2003 में इसको गूगल ने बनाया था, इम्प्लीमेंट किया था। और जैसे एस डी एफ एस, यहाँ एस डी एफ एस यूज होता है ना, वहां पर जी एफ एस यूज होता है, गूगल फाइल सिस्टम, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए। तो उसी बेसिस पर बनाया, और उसमें ही ये डॉग कटिंग जो था, ये जो इसका इसका इंजीनियर था, उसी में पहले गूगल में काम करता था, फिर वहां से छोड़ के आया, तो ये याहू ज्वाइन किया, और याहू में ज्वाइन करने के बाद ये फिर हडूप पर काम इसको चालू किया, ठीक है। तो तो ये हडूप का छोटा सा इंट्रो था। एक हम्म, हाँ जी। तो यहाँ तक तो इंट्रो था। अब कल वाले में आपको कुछ पूछना है तो आप बताओ, हडूप वाले में, कल वाले में क्या आपको क्या कुछ नहीं समझ में आया, क्या हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कुछ क्या नहीं समझ में आया, कौन सा कॉन्सेप्ट था जिसमें आपको मुश्किल लगा। कुछ था जो चैलेंजिंग लगा आप लोगों को। हाँ हेलो सत्यम भाई। हाँ जी, मैं ये पूछ रहा हाँ वो हूँ। तो मैं गो थ्रू नहीं किया बट मेरे को तो समझ में आया था सब ऐसे नॉर्मली कल। अच्छा, ठीक है। तो कल का और थोड़ा मैं रिकैप कर देता हूँ। मैंने बताया था कि हडूप जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क है, डिस्ट्रीब्यूटेड बिग डेटा फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये दो चीज से मिलके बना है। किस किस चीज से मिलके बना है हमारा, पहला स्टोरेज, दूसरा प्रोसेसिंग। पापा नहीं लिख पा रहा है, ठीक है, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। तो स्टोरेज एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोरेज एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैप रिड्यूस नहीं, एस डी एफ एस बोलते हैं। एसडीएफ। और प्रोसेसिंग एरिया को हम लोग बोलते हैं मैप रेड्यूस, ठीक है। आप लोग प्लीज पढ़ा कीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आप लोग हडूप को अच्छे से नहीं जान पाइएगा, ये पढ़ना ज़रूरी है। तो आप लोग इसको पढ़ा करें घर जाकर, कहीं कहीं यूट्यूब पे लाखों वीडियो पड़े हुए हैं, तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है, एस डी एफ एस जो है वो स्टोरेज का काम करता है, प्रोसेसिंग का काम करता है मैप रेड्यूस, ठीक है, मैप रेड्यूस, ठीक। तो ये मैंने आपको बताया था। अच्छा, अब मैप रिड्यूस तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले एसडीएफएस के बारे में आपको बताया था कि एसडीएफएस आर्किटेक्चर में क्या होता है। आर्किटेक्चर जो होता है वो एसडीएफएस आर्किटेक्चर, मतलब स्टोरेज आर्किटेक्चर में बता रहा हूँ अभी, कैसे डेटा स्टोर होता है, डेटा का स्टोर होने का मीन्स क्या है। तो कैसे होता है स्टोर आपके हडूप सिस्टम में, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम में।
तो ये हमारा हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि एक होता है नेम नोड, ठीक है, एक होता है नेम नोड और बाकी इसके जुड़े होते हैं कई सारे डेटा नोड्स, ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा, ठीक है, डेटा नोड, कई सारे डेटा नोड होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमें कितना डेटा नोड हमने हमने हमारा क्लस्टर का साइज कितना है और हमने कितने मशीन ऐड किए हैं, ठीक है। तो हमारे क्लस्टर में एक नेम नोड होता है और इससे जुड़ा एक सेकेंडरी नेम नोड होता है, ये फेल ओवर के लिए होता है, ठीक है, ये फेल ओवर के लिए होता है। तो ये हर 1 घंटे पे अपना बैकअप यहाँ पर कॉपी करते रहता है, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे बताऊंगा सेकेंडरी नेम नोड का, पहले आप ये जान लीजिए कि नेम नोड क्या होता है। नेम नोड क्या होता है, क्या क्या ये स्टोर करता है? नेम नोड ये स्टोर ये करता है ना, मेमोरी इसका लोकेशन। हाँ, लोकेशन मतलब उसका करेक्ट वर्ड है, मेटा डेटा स्टोर करता है, हाँ, मतलब मेटा डेटा। हाँ, मतलब कि ये लोकेशन स्टोर करता है, मेनली लोकेशन स्टोर करेगा कि किस डेटा में कौन सा डेटा कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। और डेटा नोड्स क्या करता है? ये डेटा स्टोर करता है नॉर्मल। हाँ, ये एक्चुअल डेटा स्टोर करता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे यूज होने वाला है, ठीक है। ये एक्चुअल डेटा स्टोर करता है, मतलब कि डेटा नोड पर आपके एक्चुअल डेटा जो होंगे वो स्टोर होंगे, ठीक है। और सेकेंडरी नेम नोड क्या करता है, ये बैकअप लेता है, ये नेम नोड का बैकअप लेता है, हर 1 घंटे पे बैकअप लेता है जनरली, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, ये तो हमारा हो गया कि कैसे कैसे ये करता है। अब अब हमें अब हम ये देखते हैं कि हम मैंने ये भी बताया था कि एक फाइल है, तो एच डी एफ एस फाइल को अपने यहाँ कैसे स्टोर करता है। जैसे ये फाइल है हमारी 100 MB की, ठीक है, 100 MB की फाइल है, कुछ कंटेंट इसमें लिखा हुआ है, तो ये कैसे कैसे स्टोर करेगा, कैसे स्टोर करेगा? तो मैं फिर से आज बता दे रहा हूँ, ये ये पहले, बॉक्स में स्टोर हाँ, करेगा ना, छोड़ के। वेरी गुड वेरी गुड, ये पहले चलती है हमारी इनपुट स्प्लिट क्लास, ठीक है, इनपुट स्प्लिट क्लास। तो ये स्प्लिट क्लास क्या करता है, स्प्लिट क्लास क्या करता है, इसको डिवाइड कर देता है इस फाइल को ब्लॉक्स में, ठीक है, ये ब्लॉक्स में, ये ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 2। अच्छा, ये कैसे डिसाइड होगा कि कितना ब्लॉक में डिसाइड होगा? तो हडूप 1 जो होता है वो होता है 64 MB का, ब्लॉक साइज होता है 64 MB का। हडूप 1 में ब्लॉक साइज जो होता है वो 64 MB का होता है, ठीक है। अब ये देखो कि हमारा फाइल साइज कितना है, 100 MB है, तो कितने ब्लॉक्स बनने चाहिए? 100/64। 100 डिवाइडेड बाय 64 मतलब 2 ब्लॉक। हाँ, वेरी गुड। तो एक ब्लॉक जो होगा हमारा, जो पहला वाला ब्लॉक होगा वो 64 MB का होगा, ठीक है, और दूसरा वाला ब्लॉक होगा वो 100 - 64 कितना हो गया, 36 MB, 36 MB का होगा, ठीक है, ये 2 ब्लॉक्स बने, ठीक है। तो पहला ब्लॉक जो होगा वो होगा 60, ब्लॉक ए जो होगा वो 64 MB का होगा और ब्लॉक बी जो होगा वो हमारा 36 MB का होगा। अच्छा, अब अगर ये 10 MB का होता तो कितने ब्लॉक्स होते हैं? एक ब्लॉक होगा। वेरी गुड, एक ही ब्लॉक होता, ठीक है ना। उसी तरह ये 1 GB का अगर होता तो कितने ब्लॉक्स होते हैं? दिमाग लगाओ अब आप लोग। 16 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक ये है, कितना, 16 ब्लॉक होगा। है ना, 16 ब्लॉक्स होते हैं। क्यों? क्योंकि 1 GB इक्वल टू 1024 MB, ठीक है, और इसको 64 से अगर आप डिवाइड करते हो तो ये आ जाता है हमारा 60 ब्लॉक्स, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ये मेरे से 2-3 बार पूछा गया है, हर बार नहीं लेकिन ये 2-3 बार पूछा गया है कि अगर 2 GB का ब्लॉक्स होगा, तो 1 टेराबाइट का अगर होगा तो कितने ब्लॉक्स बनेंगे। तो 1 टेराबाइट को आप वही करो, 1 × 2024 × 1024 अपॉन और हडूप
हडूप 1 में 64 MB से डिवाइड कर दो, कितने ब्लॉक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे एक हो गया 64 MB। चलो ठीक है, बैक होते हैं इस पर। हमारे एक हो गया 64 MB और ब्लॉक बी हो गया 36 MB। अच्छा, एक चीज और मैंने बताया था कि ये जब स्टोर होंगे, जब ये नेम नोड है और ये डेटा नोड है, डेटा नोड है, डेटा नोड है, ठीक है, तो हमारा जो ये ब्लॉक्स के फॉर्म में जो स्टोर होता है ये एक्चुअल डेटा है। ठीक है, एक्चुअल डेटा है कि नहीं, एक्चुअल डेटा है ना हमारा ये। हेलो, ये एक्चुअल डेटा है ना, हाँ सत्यम। है ना। तो अब ये हमारा एक कॉन्सेप्ट और आता है यहाँ फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, रेप्लिकेशन फैक्टर। ठीक है, रेप्लिकेशन फैक्टर मतलब रेप्लिकेट होगी फाइल कि डिसास्टर रिकवरी से हमें मैनेज मिल सके वापस। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, बाय डिफॉल्ट 1 होता है और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 3 है, मतलब कि इंडस्ट्री में 3 ही यूज होता है, 3। तो 3 अगर है तो टोटल मिलाकर कितना हो गया इन दोनों में, जरा दिमाग लगाना, इन दोनों में अगर है तो दिमाग लगाना कितना हो जाएगा। ये 16 × 3 होगा ना। हाँ, ये 16 × 3 होगा राइट। 16 × 3, नहीं नहीं, कितने कितने ब्लॉक्स होंगे। अगर मैं बोलूं कि ये फाइल जो है ये हमारी 100 MB की फाइल है, ये टोटल इसमें कितने ब्लॉक्स होंगे अच्छा अच्छा, टोटल ब्लॉक्स इंक्लूडिंग, कितने होंगे। हाँ इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग रेप्लिकेशन ये फैक्टर हमारे। 64 × 3 होगा ना, मतलब नहीं वन नहीं सेकेंड। नहीं, मैं वो नहीं नहीं पूछ नहीं, रहा हूँ। 16 × 3 होगा। ना ना, मैं पूछ रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन समझो। मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो फाइल है, ठीक है, ये 100 MB की फाइल है। ठीक है, अब ये 100 MB की फाइल जो है, मैं पूछ रहा हूँ कि ये कितने ब्लॉक्स में सेव होगी पूरे अक्रॉस हडूप, कितने ब्लॉक्स इसके होंगे। ये मतलब 2 ब्लॉक रहेंगे, 2 × 3 6 में होगा। हाँ, ये 6 ब्लॉक्स होंगे, इसके टोटल 6 ब्लॉक्स होंगे अक्रॉस द क्लस्टर। ठीक है, अक्रॉस द क्लस्टर अगर हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर 3 है तो ये 6 ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, क्योंकि ये 2 ब्लॉक्स में है ना, 2 ब्लॉक्स है, और ये टोटल मिला के हमारा 3 होंगे, है ना। ये 3 ब्लॉक्स में होगा अलग अलग जगह, और ये 3 ब्लॉक्स में होगा अलग अलग जगह। ठीक है, और वो कोई भी हो सकता है। ये पहला ब्लॉक, ब्लॉक ए बी यहाँ हो सकता है, ब्लॉक ए यहाँ हो सकता है, ब्लॉक ए बी यहाँ हो सकता है, फिर बी यहाँ हो सकता है, फिर ए बी यहाँ हो सकता है, ऐसे ही ऐसे जगह सेव होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने बताया था, यहाँ तक क्लियर है हाँ सत्यम। ना। तो अब एक चीज और मैं बताता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट होता है हडूप में, एफएस इमेज, एफएस इमेज फाइल, और दूसरा होता है एडिट लॉग्स फाइल, एडिट लॉग्स फाइल। ठीक है, तो अब एफएस इमेज फाइल क्या है और एडिट लॉग्स फाइल क्या है। ठीक है, तो जब हमारा नेम नोड जो है, नेम नोड जो है ये क्या करता है, ये मेटा डेटा रखता है। अगर नेम नोड क्रैश कर गया, ठीक है, तो ये सेकेंडरी नेम नोड को ट्रांसफर हो जाएगा इसका मेटा डेटा। ठीक है, ये एक्टिव हो जाएगा। अभी मेनली एक्टिव ये रहता है, अगर ये फ्लॉप कर गया, किसी भी वजह से ये फ्लॉप कर गया, तो सेकेंडरी नेम नोड हमारा बन जाएगा एक्टिव। ठीक है, ऑटोमेटिक ये हो जाएगा। अगर ये भी क्रॉस कर गया तो हमारा टोटल ये पूरा सर्वर क्रैश कर जाएगा, हमारा टोटल डेटा डाउन हो जाएगा। फिजिकल डेटा विल स्टिल बी देयर, फिजिकल डेटा विल स्टिल बी देयर, लेकिन यह पता कैसे लगाओगे कि फिजिकल डेटा है का, करेक्ट, सही बात है ना। अगर आपका फिजिकल डेटा तब भी रहेगा आपके पास, लेकिन आप पता कैसे लगाओगे कि आपका आपका डेटा है कहाँ। तो इसीलिए कहा जाता है कि हडूप का नेम नोड जो है वो मास्टर नोड है। इसको इसको दूसरे लैंग्वेज में हम कहते हैं मास्टर डेटा, मास्टर नोड। ठीक है, मास्टर नोड, और डेटा नोड को बोलते हैं स्लेव नोड। ये मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट, डेटा नोड को बोलते हैं स्लेव। ठीक है, तो ये मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, इसको मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, इसको मास्टर और स्लेव कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब मास्टर अगर गया तो नौकर का कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, डेटा तो रहेगा वहां, डेटा डेटा तो डेटा नोड पे रहेगा, लेकिन ये हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे कि कौन सा डेटा किस किस जगह है। ठीक है, हम उसको ढूंढने में बहुत बहुत मुश्किल होगा, और वो हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बन जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। ठीक है, हमारा नेम नोड गया तो इसका कोई भाई बाप नहीं है। ठीक है, नेम नोड गया तो हमारा गया। समझ में आया है ना, क्योंकि ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। हमारा फिजिकली डेटा स्टिल भी देयर, लेकिन लेकिन जो हमारा हडूप क्लस्टर है उसमें हम कोई भी काम अपना आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि नेम नोड गया, मास्टर नोड गया। तो मास्टर डेटा, इसलिए मास्टर नोड का रहना जरूरी है। डेटा नोड गया तो कोई बात नहीं, मान लो कि एक डेटा नोड गया तो कोई बात नहीं, हमारा रेप्लिकेशन फैक्टर है, हम दूसरे दूसरे डेटा नोड से हम उठा लेंगे अपना डेटा, है कि नहीं, है ना। तभी हम रेप्लिकेशन फैक्टर यूज कर रहे हैं ना। हम लोग रेप्लिकेशन फैक्टर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि डेटा जो है कॉपी हो रहा है, रेप्लिकेट हो रहा है किसी दूसरे नोड पे। सेम डेटा जो है वो रेप्लिकेट हो रहा है दूसरे नोड पे। तो जब हम दूसरे नोड से, मान लो कि एक नोड क्रैश कर गया इन केस, तो दूसरे डेटा नोड से हम लोग जाकर डेटा को फिजिकली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो फिजिकली दूसरे डेटा नोड पे सेव है। मान लो कि इंडिया में सेम आपने कोई फाइल लाई, सेम आपका कोई फाइल का ब्लॉक है वो इंडिया में सेव है, और उसी ब्लॉक साइज ब्लॉक जो है, वही ब्लॉक जो कॉपी हो रखा है हमने ऑस्ट्रेलिया में कॉपी कर रखा है। ठीक है, अब हम गलती से इंडिया में बाढ़ आ गई, ठीक है, और वो सर्वर सर्वर रूम में पानी चला गया, और वो हमारा मशीन खराब हो गया, या बारिश ज्यादा हो गई तो मशीन खराब हो गया, तो है ना, डिसास्टर डिसास्टर हो गया कुछ। तो क्या होगा, हमारा डेटा तो लॉस हो जाएगा इंडिया वाला। तो इमीडिएट हम लोग पता करेंगे कि दूसरा, हम लोग नेम नोड के पास जाएंगे। ठीक है, नेम नोड से पूछेंगे कि भाई ये जो मेरा डेटा ये हुआ है वो रिकवर कैसे होगा। और ये ऑटोमेटिक होता है, हमें जाने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक नेम नोड जब एक, अच्छा, एक चीज और बताता हूँ। यहाँ आता है एक हार्ट बीट नाम का कॉन्सेप्ट। हार्ट बीट, हार्ट बीट भी नहीं भेजा मैंने, नहीं बताया मैंने, एक मैं बताता हूँ। ये होता है नेम नोड। ठीक है, और नेम नोड, मान लो कि ये फाइल है हमारी, मान लो कि ये हमारी फाइल है। ठीक है, हमने इसको एच पे स्टोर करने के लिए भेज दिया। ठीक है, एच पे स्टोर करने के लिए हमने इसको भेज दिया, ये जाकर ब्लॉक्स में टूटा। ठीक है, मान लो कि 2 ब्लॉक्स में टूटा। ठीक है, तो हमारा है नेम नोड, तो 2 ब्लॉक्स में टूटा, तो रेप्लिकेशन फैक्टर हमारा कितना बनेगा? अगर 3 है रेप्लिकेशन फैक्टर तो कितने ब्लॉक्स में अलग अलग जगह टूटेगा? मान लो कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी है। ठीक है, और एप्लीकेशन फैक्टर अगर हमारा 3 है, तो ये कितने, ये 2 ब्लॉक मल्टीप्लाई होगा 3 से, यानी 6 ब्लॉक में अलग अलग जगह सेव होगा। यानी मान लो कि, नहीं समझ में आएगा इसको पूछना, क्योंकि आप, ये नहीं हो सकता, ये जरूरी कॉन्सेप्ट है, तभी मैं बोल रहा हूँ, जहां नहीं समझ में आया पूछना। यहाँ मान लो कि ब्लॉक ए बी सेव हुआ, यहाँ मान लो कि सिर्फ बी सेव हुआ, यहाँ मान लो कि ए और बी दोनों सेव हुआ, यहाँ मान लो कि ए और बी दोनों सेव हुआ, यहाँ पर ए सेव हुआ। कितना ए हो गया? 4 ए हो गया ना? नहीं सॉरी, ज्यादा मैंने कर दिया क्या? ज्यादा कर दिया मैंने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये वाला ए हटा दो। ठीक है, तो मान लो कि हमने हमारा सेव हुआ, ऐसे ऐसे रेप्लिकेशन फैक्टर ऐसे ऐसे ही सेव होता है ये। मान लो कि इस नोड पे हमारा ए और बी सेव हो गया। ठीक है, इस पर बी सेव हुआ, सिर्फ इस पर ए और बी दोनों सेव हुआ, इस पर ए और बी दोनों सेव हो गया। तो ए कितना हो गया? 1 2 3। बी कितना हो गया? 1 2 3 4। ये हटा। ठीक है, इस पर आपका ए सेव हो गया। समझ में आया मैं क्या कर रहा हूँ? गाइस नहीं समझ में आया पूछो प्लीज, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ। नहीं समझ में आया पूछो।
तो मैं ठीक है ना। आई रिपीट, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। हमने किसी फाइल को हमने मन बनाया किसी फाइल को एसडीएफएस में डालने का। ये फाइल हमारी है 100 MB की, ठीक है। 100 MB ये हमारा 2 ब्लॉक्स में टूटा। क्यों 2 ब्लॉक्स में टूटा? क्योंकि हमारा एसडीएफएस का जो रेप्लिकेट जो इनपुट स्प्लिट ब्लॉक साइज है वो 64, एसडी हडूप 1 का जो ब्लॉक साइज है वो 64 MB का है। तो उस हिसाब से पहला ब्लॉक जो है वो हमारा 64 MB का हुआ और दूसरा ब्लॉक जो है वो हमारा 36 MB का हुआ। तो हमने 64 MB वाले ब्लॉक को माना ए और 36 वाले ब्लॉक को माना हमने बी, ठीक है। तो ये दो। अब हमारा जो कॉपी रेप्लिकेशन फैक्टर है जो कि डिजास्टर रिकवरी के लिए हमने वो मान के रखा है 3 इंडस्ट्री साइड का। तो ये उसके बाद नेम नोड के पास गया। नेम नोड ने कहा कि ठीक है, हम इस अपने मेटा डेटा को स्टोर करते हैं। तो ए और बी का ये लोकेशन जो है वो सेव करेगा अपने पास, ठीक है। लोकेशन सेव करेगा। अब लोकेशन में ये क्या सेव करेगा? तो यहाँ पर सेव करेगा डेटा नोड 1 पे। ये कैसे सेव करता है मैं बताता हूँ। कैसे सेव करता है मैं बताता हूँ, ठीक है। नेम नोड का टेबल देख लो। ये हो गया नोड्स, हाँ ये हो गया लोकेशन। एक मिनट गाइस। ठीक है। तो ये नोड और लोकेशन। तो नेम नोड एक, जैसे मान लो कि मैं एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे सेव करता है। तो ये जैसे नोड हो गया हमारा डेटा नोड 1। इस पे कौन कौन सा क्या क्या सेव है हमारा? तो डेटा नोड 1 पे हमारा क्या क्या सेव है? ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, ठीक है। फिर हमारा डेटा नोड 2 पे क्या सेव है? सिर्फ ब्लॉक बी। हमारा डेटा नोड 3 पे क्या सेव है? ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। डेटा नोड 4 पे हमारा क्या सेव है? ब्लॉक ए। अब गिन लो तो 6 ब्लॉक, 6 हो गए। ए हो गया 3, बी हो गया 3, है कि नहीं गाइस? गिन लो आप, ठीक है ना? ठीक है ना? ये 3 हो गया, ए और बी बी बी, ठीक है। तो ये 6 हो गए। अब क्या करेगा? ये नेम नोड के पास ये टेबल है, जैसे ये टेबल में ये इसका डिटेल सेव है, ठीक है। अब अब क्या करता है नेम नोड? जो क्या करता है नेम, ये डेटा नोड क्या करता है? ये नेम नोड को एक हार्ट बीट सिग्नल भेजता है। क्या भेजता है? हार्ट बीट। ये सब हार्ट बीट सिग्नल भेजते हैं। व्हाट इज हार्ट बीट सिग्नल? मतलब कि हार्ट बीट सिग्नल एक ऐसा सिग्नल है जो कि हर 3 सेकंड में भेजा जाता है। हर 3 सेकंड में डेटा नोड भेजता है। और हार्ट बीट को बोलते हैं इज अलाइव। आपने पढ़ा होगा थ्रेड, थ्रेड पढ़ते हो ना जी जावा में। इज अलाइव, है ना? इज अलाइव और नॉट। तो ये वही है, हार्ट बीट सिग्नल है ये बेसिकली सिग्नल प्रोसेसिंग है। सिग्नल है कि ये नोड एक्टिव है कि नहीं। एक्टिव और डेड का ये होता है, इज अलाइव, यस और नो, ठीक है। तो नेम नोड एक और कॉलम मेंटेन करता है, एक और कॉलम मेंटेन करता है। नेम नोड एक और कॉलम मेंटेन करता है, वो है इज अलाइव और नॉट, ठीक है। तो मान लो कि जो डेटा नोड 1 है हमारा ये अलाइव है, यस, है ना। डेटा नोड 2 अलाइव है, यस। डेटा नोड 3 अलाइव है, यस। डेटा नोड 4 अलाइव है, यस, ठीक है। 3 सेकंड बाद ये टेबल फिर से अपडेट होगा, ठीक है, नेम नोड का। और ये 3 सेकंड बाद मान लो कि ये बन गया नो, इज अलाइव, नो। और जो और हम लोग जो है, जो क्लाइंट है, वो डेटा नोड 1 को एक्सेस जैसे कर रहा है, ठीक है। डेटा नोड 1 को एक्सेस जैसे कर रहा है, ठीक है। तो डेटा नोड 1 को एक्सेस कर रहा है तो ये 1 होगा नहीं, ठीक है।
डेटा नोड 1 को एक्सेस कर रहा है वो रन होगा नहीं। वो नेम नोड को मान लो कि अच्छा ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे 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 क्लाइंट एक्सेस कर सकता है डेटा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मान लो कि ये क्रैश कर गया डेटा नोड 1, मान लो कि ये डेटा नोड 1 जैसे क्रैश हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली जो जो बी का डेटा है वो क्या करेगा, वो डेटा नोड 2 से उठाकर एक्टिव हो जाएगा। समझ में आया? डेटा नोड बी को बी से उठा लेगा नेम नोड। ठीक है, रेफरेंस बी से उठा लेगा। ठीक है, तो ये इसीलिए रेप्लिकेशन फैक्टर डेटा नोड पर होता है, नेम नोड पर नहीं होता। नेम नोड पर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है ये। नेम नोड इसीलिए नेम नोड को बोला जाता है कि नेम नोड गया तो हडूप गया। ठीक है, नेम नोड गया तो हडूप गया, इसीलिए नेम नोड जो होता है वो बढ़िया मशीन होता है, गुड क्वालिटी ऑफ मशीन होता है। गुड क्वालिटी मशीन लगाया जाता है, महंगी मशीन लगाई जाती है नेम नोड में। ठीक है, नेम नोड एक महंगी मशीन होता है, इसका हार्डवेयर अच्छा होता है। डेटा नोड क्या होता है, कमोडिटी हार्डवेयर होता है, मतलब चाइनीज माल भी आप लगा सकते हो, कमोडिटी हार्डवेयर। और वैसे मैं चाइनीज, व्हेन आई एम सेइंग चाइनीज माल, तो ये वैसा वैसा चाइनीज नहीं होता है, मतलब कि ये भी अच्छे खासे ही होते हैं, ये भी तगड़े ही होते हैं, लेकिन नेम नोड जो होता है वो स्पेशल बना होता है, उसमें और अच्छे हार्डवेयर होते हैं। और कमोडिटी हार्डवेयर जो होता है वो नॉर्मली भी बहुत महंगा होता है, इनका जो सर्वर वाला हार्डवेयर होता है वो महंगा ही होता है, लेकिन फिर भी एक अच्छे खासे इनसे नेम नोड के तुलना में ये काफी कम होता है। ठीक है ना? तो हार्ट बीट सिग्नल भी आपको समझ में आ गया कि हार्ट बीट क्या है। ठीक है, अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि एफएस इमेज क्या है। एफएस इमेज क्या है और एडिट लॉग्स क्या है। ठीक है, तो हमारा जो नेम नोड है, जो मेटा डेटा स्टोर करता है, नेम नोड, ठीक है, ये क्या करता है कि मान लो कि आप सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, तो भाई हमें कुछ बैकअप इसका चाहिए। तो क्या करता है नेम नोड, हर 1 घंटे पे, 1 आवर पे अपना सारा चीज जो होता है वो सेकेंडरी नेम नोड को ट्रांसफर करता है। ठीक है, सेकेंडरी नेम नोड में ट्रांसफर करता है। ठीक है, और सेकेंडरी नेम नोड क्या करता है कि सेकेंडरी नेम नोड क्या करता है कि ओके ओके नेम नोड क्या करता है कि अपना एक एफएस, अच्छा मैं एक चीज बताता हूँ क्या करता है कि नेम नोड चूंकि एक्टिव रहता है, और ये क्या करता है कि इसमें ना, ये जब भी आप सिस्टम को स्टार्ट करते हो, जब भी आप स्टार्ट स्टार्ट आप हडूप को जब नोड को स्टार्ट करोगे ना, तो ये ऐसे लिखोगे स्टार्ट डॉट एस एच। ठीक है, वो मैं एक बार करके आपको दिखाऊंगा, वो मैं कल आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि स्टार्ट डॉट एस एच हडूप को कैसे स्टार्ट करते हो, और सर्विस को स्टॉप करना हो तो स्टॉप डॉट एस एच ऐसे लिखते हो कमांड। ठीक है, तो स्टार्ट जब भी करोगे तो क्या होगा कि नेम नोड पहले एक फाइल को ओपन करेगा जिसको बोलते हैं एफएस इमेज फाइल। ठीक है, एफएस इमेज यानी फाइल सिस्टम इमेज फाइल, ये हर जगह होता है, ये सब में होता है, ये उबंटू में भी होता है, ये ओरेकल में भी होता है, ये माई सीक्वल में भी होता है, सारे में होता है एफएस इमेज फाइल, ये विंडोज में भी होता है इवन। ठीक है, एफएस इमेज फाइल। ठीक है, तो ये सबसे पहले एफएस इमेज फाइल को जाएगा, हिट करेगा, और उसमें जो भी डेटा होगा वो क्या करेगा कि एफएस इमेज फाइल से, है ना, वो जाएगा, वो जाएगा वो जाएगा नेम नोड में। ठीक है गाइस, इसका कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि मुझे आई आई नीड टू रिवाइज, क्योंकि ये एस एन एन में शायद एडिट लॉग्स लिखा जाता है या नेम नोड में एडिट लॉग्स लिखा जाता है, आई नीड टू चेक। तो मैं इसको आपको कल बताऊंगा। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि एडिट लॉग्स जो है वो सेकेंडरी नेम नोड में लिखा जाता है या नेम नोड में लिखा जाता है, और ये कॉपी कैसे होता है नेम नोड में। ठीक है, तो मैं ये कल बताऊंगा एफ एस इमेज और एडिट लॉग। आई एम नॉट श्योर कि ये कैसे, ये
ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसका क्या है, तो इसको हम लोग अभी रहने देते हैं एफ एस इमेज और एडिट ब्लॉक्स, लेकिन बाकी चीज़ें हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यही है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग डेटा रीड कैसे करते हैं। तो हमारा मान लो कि क्लाइंट है, क्लाइंट मतलब क्या हुआ, क्लाइंट मतलब आप कमांड है, आप जैसे टाइप करते हो ना कि ये मुझे चाहिए, है ना, कॉपी कमांड या फिर आप ls कमांड, आप थोड़ा बहुत लिनक्स अगर पढ़े होंगे तो आप ls ltr कमांड जानते होंगे, कुछ भी जानते होंगे, ठीक है। तो कुछ भी आप कमांड जब टाइप करोगे तो उसी को बोलते हैं क्लाइंट। क्लाइंट इज नॉट एन एनी आदमी, आदमी नहीं है, क्लाइंट मतलब होता है आप क्या कमांड देते हो। 15 मिनट में एंड हो जाएगा ना, चलो मैं 10 मिनट में बंद ही कर दूंगा, ठीक है। आप क्या कमांड देते हो दूसरे को, तो वही उसी को बोलते हैं क्लाइंट। तो ये कमांड है आपका, बेसिकली क्लाइंट इज कमांड, ठीक है। बेसिकली क्लाइंट इज कमांड, ठीक है। तो ये यहाँ क्या किया, क्लाइंट ने नेम नोड को कांटेक्ट किया सबसे पहले कि भाई मुझे मुझे इस लोकेशन पर मुझे डेटा चाहिए। अब वो नेम नोड क्या करेगा, नेम नोड पहले सर्च करेगा, नेम नोड के पास मेटा डेटा होगा, ठीक है। अब नेम नोड सर्च करेगा कि किसके पास हमारा डेटा है, किस डेटा नोड के पास हमारा डेटा है। तो ये डेटा नोड फिर जाएगा, फिर ये रेफर करेगा और क्लाइंट को डायरेक्ट इंटरेक्ट करवा देगा, ठीक है। अब क्लाइंट डायरेक्ट डेटा नोड से इंटरेक्ट करेगा, मतलब इंटरेक्ट करेगा, ये ये रीड करने के लिए डायरेक्ट डेटा नोड पे रीड करता है, ठीक है। क्लाइंट नेम नोड पे रीड नहीं करता है, नेम नोड से प्रेफरेंस रखता है। तो ये वर्चुअली इससे कनेक्ट करता है नेम नोड से, और नेम नोड क्या करता है, डेटा नोड से रेफरेंस कर देता है, तो क्लाइंट डायरेक्ट डेटा नोड पे कनेक्ट करता है, ठीक है। तो राइट ऑपरेशन भी कर सकता है क्लाइंट डेटा नोड पे, और रीड ऑपरेशन भी कर सकता है। आई नो ये समझना मुश्किल है, मैं फिर एक बार बता दूं। मान लो कि हमने कमांड चलाया ls-ltr, ये तो कमांड आप लोग जानते होंगे, काफी पॉपुलर कमांड है लिनक्स का, जानते हो ना। हेलो, हेलो, आप लोग कॉल पे हो क्या, है ना। ये काफी पॉपुलर कमांड है ls-ltr, ये फाइल का लोकेशन और वो डायरेक्टरी डिस्प्ले करता है, ठीक है, लिस्ट करता है। तो ये आपने जैसे ये आप क्लाइंट हो और आपने ये कमांड टाइप किया, ये क्या किया ls-ltr, ये गया नेम नोड के पास, ये इंटरनली ही होता है, ठीक है। ये इंटरनली नेम नोड क्या किया, आपको रीडायरेक्ट कर देगा डेटा नोड के पास, ठीक है। अब ये डेटा नोड पे आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ रीड, चूंकि रीड ऑपरेशन मांगा है, ls-ltr रीड ऑपरेशन, तो यहाँ आप रीड कर सकते हो। उसी तरह आपको राइट ऑपरेशन करना है, कुछ राइट करना है, तो आप राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। कुछ पुट राइट ऑपरेशन, व्हेन आई एम सेइंग राइट ऑपरेशन, इट इज पुट, है ना, कॉपी फ्रॉम लोकल, ये सब राइट ऑपरेशन हो गया, ठीक है। और ये हडूप जो है वो बेसिकली हमारा डेटा एनालिटिक्स के लिए यूज होता है, ठीक है। एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है, इसलिए हम अपडेट, इंसर्ट, डिलीट इज नॉट रिकमेंडेबल। अपडेट और डिलीट, अपडेट इज नॉट रिकमेंडेबल, ठीक है। इंसर्ट और डिलीट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अपडेट इज नॉट रिकमेंड, ठीक है। तो ये वही बता रहा है कि हम डेटा नोड से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यार्न क्या है, यार्न हमारा जो बीच में हडूप के बीच में आने वाला एक रिसोर्स मैनेजर है। जैसे जैसा कि मैंने कल बताया था आपको कि हडूप जो है हमारा, हडूप जो हडूप फ्रेमवर्क कैसे बनता है, हमारा स्टोरेज प्लस और प्रोसेसिंग, ठीक है। यानी एसडीएफ, स्टोरेज क्या है हमारा, एसडीएफएस है, स्टोरेज हमारा एसडीएफएस है, और प्रोसेसिंग क्या है हमारा, ये हमारा हडूप है, ये हमारा हडूप है, ठीक है। तो स्टोरेज हमारा एसडीएफएस है और प्रोसेसिंग क्या है हमारा, गाइस
प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा बताया करो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और मतलब कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा ये चीज़ बताओगे तो मुझे लगेगा कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, प्रोसेसिंग है हमारा मैप रिड्यूस। ठीक है, तो इन दोनों के बीच इंटरेक्शन, यानी ये हमारा स्टोरेज लेयर है और ये हमारा प्रोसेसिंग लेयर है। तो स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बीच जो मैनेजमेंट का काम करता है वो करता है हमारा यार्न। ठीक है, कौन सा रिसोर्स चाहिए, कितने रिसोर्स चाहिए, कितना, कौन सा रिसोर्स कहाँ लोकेटेड है, कौन सा रिसोर्स अलाइव है ना, ये करता है यार्न। पहले ये काम, यही काम करता था नेम नोड। तो ये नेम नोड पर एक्स्ट्रा हेवी लोड बढ़ गया था। तो हडूप 1 में ये नेम नोड करता था। ठीक है, और हडूप 2 में हमारा नेम नोड नहीं करता था, मतलब कि ये नेम नोड का ही ये काम था पहले। ठीक है, और अब उसको हडूप 2 में, इसको हडूप हडूप 2 एंड ऑनवर्ड्स इसको हमने यार्न यार्न करता है। ठीक है, उतनी देर से मैं यही बता रहा हूँ। ये रिसोर्स मैनेजर, अच्छा ये रिसोर्स मैनेजर जो है ये हडूप 2 का कॉन्सेप्ट है। यहाँ मान लो कि आप नोड है, तो यहाँ पर एक नोड मैनेजर, डेटा नोड पे नोड मैनेजर रहेगा। ये अभी आप मत समझो, ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये यान आर्किटेक्चर है, बस इतना समझ लो। यान आर्किटेक्चर कुछ ऐसा दिखता है, ये मैं बाद में बताऊंगा यान। अच्छा, हाइव क्या है? हाइव जो है डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे जैसे माई सीक्वल है वैसे हाइव है, लेकिन ये हडूप पे ऑन द टॉप ऑफ हडूप काम करता है। जो हमारा ये हडूप है, अब ये हडूप के ऊपर जो है, हडूप के समझो कि हडूप के ऊपर हमारा हाइव काम करता है। तो ये हडूप फ्रेमवर्क से बाहर है, लेकिन ये एक इकोसिस्टम है। ठीक है, ऑन द टॉप ऑफ हडूप का, यहाँ से हमारी सीक्वल क्वेरी आती है और ये हडूप को हिट करती है। हडूप में मैप रेडियस जो ये लॉजिक चलता है और ये एच को हिट करता है, डेटाबेस को। और ये डेटाबेस एक्चुअल डेटाबेस में सेव होगा, और ये फिर हमारा जो क्वेरी जो है, क्वेरी का आउटपुट हमें वापस हाइव के आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। स्पार्क क्या है? स्पार्क जो है मैप रिड्यूस का एडवांस वर्जन है। मतलब कि वो मैप रिड्यूस नहीं है, मैप रिड्यूस जो कन्वेंशनल वे था हमारा, उसको स्पार्क ओवरकम कर गया है। और स्पार्क जो होता है इन मेमोरी प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, इन मेमोरी प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ये डैक का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ का, जो कि इन मेमोरी प्रोसेस करता है। और ये 100 टाइम्स स्पार्क जो है हमारा 100 टाइम्स फास्टर है मैप रिड्यूस से। तो अब मैप रिड्यूस और, अच्छा दोनों में बेटर कौन है? तो बेटर अलग अलग सिनारियो है, जिसमें किसी में स्पार्क बेटर है, किसी में मैप रिड्यूस बेटर है। कह नहीं सकते हैं कि, वैसे तो स्पार्क 80% टाइम स्पार्क ही विनर है। ठीक है, लेकिन 20% टाइम मैप रिड्यूस भी विनर है। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें यूज होती हैं। तो आज के ज़माने में 80% स्पार्क ही यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए स्पार्क हमारे कोर्स मॉड्यूल में स्पार्क भी है। ज़ू कीपर एक कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर कर्नेल है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेटर कर्नेल है। तो ये क्लस्टर को मैनेज करने के लिए होता है। ठीक है, मैनेजमेंट, लीडरशिप, इन सब को मैनेज करके, लॉकिंग, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड कर्नेल है। ठीक है, तो एक क्लस्टर को मैनेज करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए हमें यूज होता है। नो सीक्वल जो है वो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है ना, नो सीक्वल। जैसे मोंगोडीबी है, मोंगोडीबी क्या है? मोंगोडीबी हमारा एक नो सीक्वल डेटा है ना, हैंडल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जैसे वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, इमेज फाइल। ठीक है, तो मोंगोडीबी एक सबसे अच्छा एग्जांपल है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हैंडल करने के लिए। ठीक है, अब सीक्वल डेटाबेस हमारा क्या हो गया? टेबुलर फॉर्म, जो अभी हम लोग माई सीक्वल सीख रहे हैं, वो हो गया हमारा रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, उसको बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। उसी तरह नो सीक्वल जो होता है हमारा की वैल्यू पेयर होता है। अब की वैल्यू पेयर क्या होता है? जो हमने मैप रिड्यूस में देखा, एमआर जो है वो की वैल्यू ही पेयर होता है। मतलब एक की होगा, मतलब कि मान लो कि हर एक रो को रीड करना है, तो हर एक रो में एक की होगा और एक वैल्यू होगी। एक की होगा और
एक वैल्यू होगा, और उसी पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सारा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग देखेंगे आगे जैसे जैसे चलेंगे, ठीक है। और ग्राफ डेटाबेस ऐसे होता है, जो ग्राफ डेटाबेस जो होता है वो हमारा फेसबुक में यूज होता है। फेसबुक जो होता है ना सोशल नेटवर्किंग में, वो उसमें ग्राफ, जहाँ सोशल नेटवर्किंग है वहाँ ग्राफ डेटाबेस यूज होता है, ठीक है। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, है ना, इन सब। डॉक्यूमेंट डेटाबेस जो होता है वो हमारा डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है, जैसे हमारा विकीपीडिया है ना, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन करते हो आप, लॉग्स बनाते हो, उसके लिए हमारा डॉक्यूमेंट डेटाबेस यूज होता है। लॉग्स बेसिकली, लॉग्स और ब्लॉग्स ये सब स्टोर करने के लिए डॉक्यूमेंट डेटाबेस यूज होता है। एनालिटिक्स एनालिटिकल्स ओलैप जो होता है वो जैसे होता है हम लोग का एक एक क्लस्टर से दूसरे क्लस्टर के कम्युनिकेशन के लिए। अभी ये तो मैं ओलैप फ्रेमवर्क जो होता है वो नॉर्मली जो हम लोग, अब ये ओलैप का एग्जांपल मुझे देखना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज सेइंग, ठीक है। कॉलम फैमिली हमारा जो होता है, जो कॉलम फैमिली जैसे हमारा हमारा कॉलम फैमिली एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ये चूंकि हम लोग कॉलम फैमिली जैसे हमारा हो गया कॉलम फैमिली, ये देखना पड़ेगा ये कौन सा डेटाबेस है। आगे आगे देखते हैं इसमें कौन सा है, वैसे मुझे याद नहीं आ रहा है। कॉलम फैमिली होता तो है, देखते हैं। कसांद्रा कसांद्रा भी नो सीक्वल डेटाबेस है, ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेट्स लीव दैट। एच बेस है, करेक्ट। कॉलम फैमिली जो है ना एच बेस है, ठीक है। ये एच बेस जो है वो कॉलम फैमिली स्टोर करता है। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसमें कॉलम फैमिली एक जैसा कॉलम एक आस पास रहता है। ये देखो, जैसे देख रहे हो, ये आस पास रहता है एक जैसा कॉलम, यही कॉलम फैमिली, इसी इसी टाइप को, इसी स्ट्रक्चर को कॉलम फैमिली बोलते हैं। एक टाइप का कॉलम, जैसे जैसे एक एट्रीब्यूट्स, जो एक नेचर के एट्रीब्यूट्स हैं वो एक जगह रहते हैं, एक नेचर के एट्रीब्यूट्स एक जगह रहते हैं, वो कॉलम फैमिली हो गया। जैसे मान लो कि आप सेंटिमेंट्स हैं, तो सेंटिमेंट वाले जितने डेटा है वो एक जगह हो गए, तो एक कॉलम में आ गए, ठीक है। अब हमारा जैसे है जैसे हमारा है स्टॉक्स वाले डेटा, तो स्टॉक्स वाले डेटा एक जगह हो गए। मतलब कि काफी सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिसमें एक जैसे जो सिमिलर काइंड ऑफ नेचर ऑफ डेटा है वो एक जगह रहते हैं, तो उनको कॉलम फैमिली बोलते हैं। हैच बेस, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा नेटवर्किंग में यूज होता है ना, सोशल नेटवर्क में, एसएमएस वगैरह में, ठीक है। इन सब में एचओएस का बहुत बहुत ज्यादा यूज है। अच्छा, स्ट्रीमिंग क्या है? स्ट्रीमिंग जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह आप देखते हो ना, तो नेटफ्लिक्स वगैरह होता है वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, तो उसमें स्पार्क यूज होता है। आपके नेटफ्लिक्स में स्पार्क यूज होता है, ठीक है। नेटफ्लिक्स हो गया या हॉट स्टार हो गया, है ना, इन सब में जो, ठीक है। तो स्पार्क स्ट्रीमिंग जो है, जो जैसे आप लोग जो अपने मोबाइल में नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, है ना, जियो सिनेमा, ये सब देखते हो ना, ये सब सारे स्पार्क पे चलते हैं, ठीक है। तो स्पार्क ही यूज करते हैं ये बैक एंड में। वो तो यही एक स्पार्क, कोर स्पार्क एपीआई का ये एक एक्सटेंशन है, हाई थ्रूपुट देता है ये, ठीक है। तो ये, और ये फॉल्ट टॉलरेंट भी है कि एक सर्वर क्रैश करे तो दूसरा सर्वर पर हमारा जो है डेटा डेटा हम लोग उसको लाइव स्ट्रीम कर सकें, ठीक है। तो आप जितना भी यूज करते हो, जितना भी हॉट स्टार वगैरह यूज करते हो, सारे स्पार्क यूज करते हैं। तो इसलिए स्पार्क आज का सबसे हॉट और डिमांडिंग टॉपिक है स्पार्क, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे लास्ट में इसको, स्पार्क को, और स्पार्क पर काफी हम लोग प्रोग्रामिंग भी देखेंगे, और स्पार्क हम लोग सीखेंगे, पाई स्पार्क, मेनली पाइथन स्पार्क हम लोग सीखेंगे। स्पार्क इन पाइथन लैंग्वेज, तो उसको बोलेंगे पाई स्पार्क, ठीक है। तो ये देखो आप,
देखो आप कैसे, ये एक अच्छा एग्जांपल है, ये मुझे बताने दो, ये एक अच्छा एग्जांपल। स्पार्क स्ट्रीमिंग कैसे क्या होता है, कैसे यूज होता है। तो स्पार्क स्ट्रीमिंग जो है, ये देखो, सबसे पहले क्या है, ये हमारा है इनपुट सोर्स। इनपुट सोर्स क्या है, इनपुट सोर्स मतलब ये फीड करता है हमारा डेटा इनपुट स्पार्क स्ट्रीमिंग में। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ एच डी एफ एस, ठीक है। तो एच डी एफ एस जो है यहाँ पर हमारा बन गया इनपुट सोर्स। वहाँ क्या था, वहाँ था मिडिल सोर्स, ठीक है। उसके हडूप के अंदर डेटा कहीं ना कहीं से लोकल फाइल सिस्टम से आ रहा था। यहाँ हमारा एस डी एफ एस में ही डेटा है, या अमेजोन एस थ्री में डेटा है, या हमारा फ्लूम में डेटा है ना। ये हमारा डेटा ट्रांसफर, डेटा इंजेशन है। यहाँ पर हमारा स्पार्क स्ट्रीमिंग में इसको बोलते हैं डेटा इंजेशन। डेटा इंजेशन मतलब ये हमारा एस डी एफ एस से डेटा चला और स्पार्क फ्रेमवर्क में हमारा डेटा गया, है ना। और स्पार्क स्ट्रीमिंग में डेटा गया, और ये फाइनली जो होता है ये डेटा आउटपुट है। ये हमारा क्या क्या हो गया, फाइनली हमारा या तो डेटा एसडीएफएस में निकलेगा, नहीं तो किसी डेटाबेस में हमारा आउटपुट निकलेगा, नहीं तो डैशबोर्ड में आउटपुट। ठीक है, तो ये ओवरऑल ईटीएल प्रोसेस हमने बताया। पहला होता है हमारा डेटा इनपुट। डेटा इनपुट मतलब डेटा इनपुट का सोर्स है हमारा एसडीएफएस, ट्विटर, काइनेसिस, ये सबसे डेटा आ रहा है जैसे हमारा। ठीक है, फिर हमारा इंजेस्ट कहाँ हो रहा है डेटा, स्पार्क स्पार्क फ्रेमवर्क में, स्पार्क स्ट्रीमिंग फ्रेमवर्क में। और स्पार्क स्ट्रीमिंग फ्रेमवर्क से फिर हमारा जो प्रोसेस हुआ डेटा, ये प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। यहाँ हमने कुछ लॉजिक लगाया, प्रोसेस हुआ, और फाइनली जो डेटा है वो हमारा, या तीन उपाय हैं, एच डी एफ एस पे भेज दो, नहीं तो हमारा रिलेशनल डेटाबेस पे भेज दो, आरडीबीएमएस पे भेज दो, या हमारा डैशबोर्ड जनरेट कर दो। व्हाट इज डैशबोर्ड, डैशबोर्ड इज नथिंग बट चार्ट, बार बार ग्राफ चार्ट और विजुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, वो यही दे रहा है। इनपुट डेटा स्ट्रीम है ये हमारा, जो है इनपुट डेटा स्ट्रीम है। फिर हमारा स्पार्क स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। फिर ये बैचेस ऑफ इनपुट डेटा जाता है। ठीक है, ये बैचेस मतलब फ्रेम में जाता है। ठीक है, फ्रेम्स में जाता है, और ये स्पार्क इंजन इसको फ्रेम बाई फ्रेम प्रोसेस करता है, और बैचेस ऑफ प्रोसेसेस डाटा निकलता है फ्रेम बाई फ्रेम। जैसे मतलब कि जैसा इनपुट जाएगा वैसा आउटपुट उसी फ्रेम में निकलेगा। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 सबसे पहले गया तो आउटपुट भी 6 का सबसे पहले होगा। ठीक है, लाइक ठीक है। इसमें अभी ज्यादा नहीं बताते हैं, जब आएगा तो फिर हम लोग इसको अच्छे से देखेंगे। काफका वही स्ट्रीमिंग इकोसिस्टम ही है। काफका के बारे में बहुत ज्यादा नहीं समझना, क्योंकि काफका जो है वो इसी तरह काम करता है जैसे जैसे हमने स्पार्क बताया ना इसमें। तो काफका जो है हमारा है तो यही फ्रेमवर्क। ठीक है, स्ट्रीमिंग फ्रेमवर्क ही है। जैसे स्पार्क स्ट्रीमिंग है तो काफका इंजेक्शन के लिए यूज होता है, और काफका बाकी स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज होता है। ठीक है, तो स्ट्रीमिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क है हमारा। ठीक है, और हैंडलिंग ट्रिलियंस ऑफ इवेंट एवरी डे। तो लेकिन ये अभी हमारा हमारा ये कंसर्न एरिया नहीं है, क्योंकि काफका अभी हम देख नहीं रहे हैं। ठीक है, इस कोर्स में तो नहीं देख रहे हैं काफका, बस इतना जान लो आप, स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, ठीक है। अब जैसे डेटा काफका में गया, काफका से स्पार्क स्ट्रीमिंग में गया, स्ट्रीमिंग से कंसोल मेमोरी में गया। एमएल लीप जो है मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी प्रोसेस करता है। ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए होता है। अब ये छोड़ दो आप, एल्गोरिदम फीचराइजेशन ये छोड़ दो, एमएल पे ग्राफिक्स, जो ग्राफ डेटाबेस प्रोसेस जैसा मैंने बताया, स्पार्क ग्राफिक्स जो है वो पैरेलल कंप्यूटेशन के लिए यूज होता है। ये पैरेलली डेटा को प्रोसेस करने के लिए ये होता है। ग्राफ एनालिटिक्स टास्क हो, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब ग्राफ वाले हैं, है ना, सोशल नेटवर्किंग। तो उसके लिए होता है मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस इन अ थ्रू ग्राफ। ठीक है, ये छोड़ दो आप। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से हमारा जो है ये दूसरा लेक्चर भी खत्म हो गया। तीसरा हडूप स्टैक। स्टैक जो है वो हम लोग ये देखते हैं इसमें है क्या, देखना चाहता हूँ कि इसमें है क्या। अच्छा हाँ, इसमें है अच्छा खासा, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे।
अभी हफ्ते भर तो कम से कम आप लोगों को लग जाएगा, इसलिए मैंने आपको पहले दे दिया है। इसमें हम लोग सब नहीं देखेंगे, इसमें हम लोग कुछ ही देखेंगे, ठीक है? ठीक है, इसमें अच्छा जॉब ट्रैकर, टास्क ट्रैकर सब अच्छा बताया है, तो ये हम लोग इसको अब अगले क्लास से इसको देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को पेशेंस रखना होगा, क्योंकि क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल से पहले सारा चीज़ ये मैं मैं ये करवाना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल से पहले ये सब चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो कल से यही देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि जो मैंने जो क्वेरी दी है वो बना लेने को, है ना? इन केस नहीं बने तो फिर मैं बता दूंगा वो, लेकिन वो मेरे हिसाब से दीपक आपने अगर बना ली है तो ये वाली क्वेरी आपकी सही थी। ठीक है, इसी क्वेरी के बेसिस पर वो भी क्वेरी बनेगी लास्ट वाली। ठीक है, इसी क्वेरी के बेसिस पर ये तो आपका निकल ही गया ये वाला। अब इसके अलावे जो आप और ऐड करेंगे तो उस पर निकलेगा। और हिंट यही है कि मार्क्स टेबल को मेन टेबल आप चुन लो। वैसे इनर ज्वाइन में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फिर भी मार्क्स टेबल को पहला टेबल मान लोगे तो अच्छा रहेगा नई क्वेरी लिखना। ठीक है, तो बाकी कल देखते हैं।